दोस्तों एक महिला होती है और उस महिला के बन जाते हैं उसके ही जेठ से अवैध संबंध। और इन अवैध संबंधों के चलते वह अब यहाँ पर बड़ा ही खूनी मंजर खेलने वाली है। खूनी मंजर बोले तो एक के बाद एक मौत, इतनी हत्याएं, यानी कि खुद भी यकीन नहीं होता आखिर इस घर में क्या हो रहा है। यानी कि 15-20 दिन नहीं गुजरते एक लाश उस घर से बाहर निकलने लगी थी। वह महिला थी तो बहुत सुंदर, और उसने इसी सुंदरता के वश में होकर ना जाने कितने ही ज़्यादा भयानक कत्ल करवा दिए। आप भी इस कहानी को जान हैरान रह जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक महिला किस प्रकार से अपने ही पति की हत्या करवा देती है उसके ही सगे बड़े भाई से, क्योंकि उनके तो अवैध संबंध अब चले तो चलें कैसे। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है, कैसे उस महिला ने अपने इतने सारे हत्याकांड करवा दिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम की। और दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा तरीन और अच्छी स्टोरी हमारे चैनल पर दिन रोज आती हैं। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कानपुर देहात से, उत्तर प्रदेश में। कानपुर जिस प्रकार से प्रगति के राह पर है उस तरीके से देखकर लगता है कि बहुत जल्दी ही कानपुर का देहात एरिया भी चमकने वाला है। कानपुर तो अपने आप में एक प्रसिद्ध शहर तो बन चुका है। कानपुर देहात जो कि एक कस्बे का रूप ले चुका है। इसी कस्बे में एक परिवार रहता है। यह परिवार होता है राम सेवक का। राम सेवक जिनके 3 बेटे हैं, और राम सेवक एक सरकारी काम करते हैं, यानी कि नौकर हैं, और अच्छी खासी उनकी तनख्वाह भी है। वो डाकघर विभाग में काम करते हैं। राम सेवक के 3 लड़के हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम महेश, बीच वाले जो मंझले बेटे हैं उनका नाम होता है सुरेश, और सबसे छोटे वाले जो बेटा है उनका नाम होता है राजेश। दोस्तों यहाँ पर इस जगह इस घर में अब बड़े बेटे महेश जो कि शादी की उम्र के हो गए हैं, उनकी शादी की बात चल रही होती है। लेकिन दोस्तों महेश के हिसाब किताब को, यानी कि उसके चाल चलन और तरीका को देखते हुए कोई भी महेश को अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों देखते ही देखते महेश को हटा दिया जाता है उस गिनती में से, यानी कि महेश की भी शादी होनी है। दोस्तों इसके बाद जो यहाँ पर सुरेश आता है, यानी कि मंझला बेटा है, उसके साथ भी सिर्फ यही किस्सा होता है। ये दोनों भाई अच्छे खासे कमा तो रहे हैं, लेकिन इनके जो तरीके हैं उन तरीकों के मुताबिक ये बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और बस इसी ऐशो आराम में, खाने पीने में बस अपनी कमाई हुई रकम को उड़ा रहे होते हैं। इनका एक छोटा भाई होता है राजेश। राजेश जो कि बड़े भाइयों के इस प्रकार के तौर तरीकों को देख रहा होता है, उसको मन ही मन में लगता है कि ऐसा काम करना बहुत ही गलत है। दोस्तों राजेश जो कि अपने माता पिता का बेहद ही प्यारा लड़का था, वह अब अपने भाइयों जैसा जो बर्ताव है उसको नहीं करता है, और वह और अपने भाइयों से बहुत ही अलग है। यानी कि उसकी ऐसी कोई भी बात बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होती है कि यह महेश और सुरेश का छोटा भाई राजेश है। राजेश जो कि दिखने में और तो और उसके बर्ताव में बिल्कुल ही एक अलग नया लड़का दिखाई पड़ता है। दोस्तों उस राजेश की अब शादियों की बात चल रही होती है, यानी कि राजेश को बहुत से लोग देख कर जाते हैं, और राजेश के तरीके कमाई धमाई, यानी कि वह एक अच्छी जॉब भी करता है और जॉब के मुताबिक उसकी अच्छी इनकम भी है। राजेश का अच्छा परिवार शुरू हो जाए, यही उसके पिता राम सेवक चाहते हैं। अब बस राम सेवक के एक मित्र होते हैं, उन मित्र की एक बेटी होती है जिनका नाम होता है रश्मि। दोस्तों यहाँ राम सेवक के मित्र राम सेवक के घर आते हैं और राम सेवक से विनती करते हैं कि उनकी बेटी रश्मि को उनके घर में बहू की जगह पर स्थान दे दो। दोस्तों फिर क्या था, राम सेवक अपने मित्र को मना नहीं कर पाते हैं, और बस अब राजेश की पत्नी के रूप में उनके घर में रश्मि आ जाती है। रश्मि जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखने वाली रश्मि बहुत ही
अच्छे हिसाब किताब से अपने घर में आती है और उस घर में सभी लोगों की इस प्रकार से आदर सत्कार करती है कि सभी लोगों की वह सहेली बन जाती है। दोस्तों, एक दिन जब सुरेश अपने किचन में काम कर रहा होता है तो यहाँ पर रश्मि आती हैं। अब रश्मि सुरेश से कहती हैं कि तुम्हें वह जेठ बोले या अपना मित्र, क्योंकि यहाँ पर सुरेश के साथ कई बार रश्मि होटल में मिल चुकी होती है और कहती है कि तुम तो मेरे पूर्व प्रेमी हो और मैं तुमसे जेठ नहीं कह सकती। बस फिर क्या था, सुरेश भी जाता है और सीधा अब उस रश्मि को जाकर पकड़ लेता है। उसको पकड़ता देख लेता है राम सेवक। राम सेवक कहता है कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम तो इस रश्मि के जेठ हो, उसके बावजूद तुमने रश्मि तक को छुआ। अरे वो तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी है, तुम्हें शर्म नहीं आई। बस अब यहाँ पर तो पानी पानी हो गया था सुरेश, क्योंकि उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं रश्मि और सुरेश के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिन बातों को वो लोग अंजाम देना चाहते थे। दरअसल ये बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर रश्मि की बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है सुरेश से। सुरेश रश्मि को घुमाता फिराता, सभी प्रकार के मज़े करवाता और तो और उनके कई बार ऐसे भी संबंध बन गए थे जिनसे ऐसे लगता था कि अब इनको पति पत्नी के रूप में रहना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रश्मि के पिता एक नया ही खेल खेलते हैं। वो राम सेवक से जब अपनी बेटी की शादी करने की बात करने जाते हैं तो राम सेवक मन ही मन उसको, रश्मि को, अपने बेटा राजेश की पत्नी के रूप में चुन लेते हैं और वह उस घर में राजेश की पत्नी बनकर आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर राजेश की पत्नी रश्मि और सुरेश, जो कि उनका रिश्ते में जेठ लगता है, उनके मन में एक दूसरे से मिलने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बस नज़र भर देखते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने की वे कसमकस उनके दिमाग में चल रही होती है। दोस्तों, एक दिन की बात, जब सुरेश अपने बेडरूम में मौजूद होता है तो अचानक उनके बेडरूम में एंट्री करती है रश्मि। रश्मि को अपने कमरे में आता देख सुरेश उठकर बैठ जाता है अपने बेड पर। और दोस्तों, अब इस बेड पर बैठ जाती है रश्मि। दोस्तों, यहाँ पर जब सुरेश अपनी गर्लफ्रेंड और अपने छोटे भाई की पत्नी रश्मि को छूना चाहते हैं तो यहाँ पर रश्मि उससे साफ मना कर देती है कि उसको छूना तक नहीं। सुरेश जब उनसे पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों, मैं तुम्हें छूऊं क्यों नहीं, तो यहाँ पर रश्मि कहती है कि मैं तुमसे ऐसे छूने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही तुम्हारी बनकर रहना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हैं जिन गलतियों की वजह से मुझे तुम्हारे घर में राजेश की पत्नी बनकर आना पड़ गया। बस अब यहाँ पर रश्मि कहती है कि तुम्हें कुछ करना होगा। तो यहाँ पर जो सुरेश है वह बिल्कुल राजी हो जाता है, कहता है कि रश्मि, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस फिर क्या था, रश्मि एक पुड़िया को देती है और कहती है कि देखो, इस पुड़िया को अपने पास रखो और मैं जब भी कहूँ इसका सही इस्तेमाल करना। बस फिर क्या था, यहाँ पर अब रश्मि सुरेश को बताती है कि कल तुम्हारे भाई राजेश ऑफिस जाने वाले हैं, लेकिन मैं उन्हें जल्दी बुलाऊंगी। कल सुबह तुमको यह जो पुड़िया है यह अपने भाई को खिलानी है। दोस्तों, बस अब उनके दिमाग में यह साजिश चल रही होती है। अगले ही दिन राजेश जैसे ही अपने ऑफिस जाने वाला होता है, यहाँ पर रश्मि बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फैलाते हुए कहती है कि आज आज तो तुम बड़ी जल्दी ही ऑफिस जा रहे हो, अरे आज तो तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं। इतने में ही सुरेश एक गर्म दूध का गिलास लेकर आता है और अपने छोटे भाई राजेश को यह दूध देते हुए कहता है कि भाई, इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो, कुछ नहीं खा रहे तो ये गिलास दूध पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत अच्छी रहेगी। दोस्तों, राजेश उस दूध को बस पी लेता है। राजेश अब अपनी मोटरसाइकिल लेकर जैसे ही रोड पर निकलता है वह कुछ दूर ही चल पाता है, अचानक से उसको ऐसे लगता है जैसे उसको चक्कर आ रहे हों। दोस्तों, वह संभलता है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल उससे नहीं संभल पाती और वह चलते हुए रोड पर गिर पड़ता है। दोस्तों, इतने में ही पीछे से आ रहा एक ट्रक राजेश को रौंदते हुए उसके ऊपर से गुजर जाता है। दोस्तों, देखते देखते राजेश की मौत हो जाती है। दोस्तों,
राजेश की मौत के बाद राम सेवक के घर में दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, लेकिन राजेश की पत्नी रश्मि जो कि कमरे में बैठकर रो रही है, सभी लोग उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि भाई राजेश की पत्नी क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर राम सेवक कहते हैं कि उनको दुख कुछ ज़्यादा ही है, वह अपने दुख को सभी के आगे नहीं दिखा पाएगी, इसीलिए वो बस उस दुख की घड़ी में अपने कमरे में अकेली ही रह रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ उस कमरे में कुछ और ही हो रहा होता है। असलियत में ये होता है कि वहाँ पर जो रश्मि होती है अपने जेठ सुरेश की बाहों में, और बस वहाँ पर रंग रलिया मन रही है। वहीं साइड में उसके भाई राजेश की जो अंतिम कंडीशन है, अंतिम यात्रा है, वह निकल रही होती है। दोस्तों जिस प्रकार से यह कांड हुआ, उस प्रकार से किसी को भी नहीं लग रहा था कि यहाँ राजेश की मौत में उसकी पत्नी रश्मि का ही हाथ है। दोस्तों यहाँ जब और भी कई दिन गुजरते हैं तो रश्मि के जो चेहरे पर वो भाव ही नहीं उभर पाते हैं जिनसे लगे कि उसके पति की मौत हो गई है। दोस्तों बस इसी बात को भांप जाते हैं राम सेवक, जिन्होंने सुरेश को और रश्मि को रंगे हाथों पकड़ लिया था। राम सेवक अपने बेटे की बहू रश्मि से कहते हैं कि रश्मि अब तो सुधर जाओ, अब तो यहाँ राजेश भी नहीं रहा, अब तो तुम इस प्रकार से खुले आसमान में मत उड़ो, तुम संभल कर रहना, यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। जैसे ही राम सेवक इस प्रकार की बातें करता है, उन बातों को रश्मि ढंग से भांप जाती है और अब वह सुरेश को बुलाकर अपने कमरे में वह पुड़िया देती है और कहती है कि ये बाबूजी को खिला देना। बस दोस्तों सुरेश जो कि अपनी रश्मि के प्यार में अंधा हो चुका था, वह दूध का गिलास लेकर अपने पिता को देता है। राम सेवक जैसे ही उस दूध को पीते हैं, उनकी भी हृदय गति रुकने के कारण वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों अभी राजेश की मौत को हुए करीब 20 दिन ही गुजरे थे, इतने में ही उनके पिता राम सेवक की मौत हो जाती है। दोस्तों उनके घर पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ता है। अब यहाँ पर जो बड़ा बेटा महेश होता है, महेश और सुरेश में कुछ बात ऐसी ठन जाती है कि उनके बिजनेस की डीलिंग जो होती है उसमें कोई रुकावट आने लगती है। इसी वजह से अब महेश अपने छोटे भाई सुरेश को उस पूरी बात का जिम्मेदार समझता है और इसी बात के डर से वह सुरेश को बार बार धमकी दिया करता है, या तो वो मान जाए वरना वह उसको देख लेगा। एक दिन सुरेश अपनी प्रेमिका रश्मि से इन सब बातों को बता रहा होता है, तो यहाँ पर रश्मि कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लो एक पुड़िया और अपने भाई को खिला दो। बस फिर क्या था दोस्तों, सुरेश ने अपने भाई महेश को एक रात जब वो लोग ड्रिंक करने बैठे थे, तो उस पुड़िया में जो चूर्ण था वह चूर्ण पिला दिया था शराब में डालकर अपने भाई महेश को, और अपने सारे ग्राहक उसको सौंप दिए थे। अब तो महेश बहुत खुश और अपने भाई पर इतनी ज़्यादा खुशी जताते हुए उस शराब को पी जाता है जिसके अंदर वह पुड़िया मिली हुई होती है। दोस्तों देखते देखते महेश की वहीं उसी चेयर पर बैठे बैठे मौत हो जाती है, क्योंकि यह दवा कुछ ऐसी थी जिससे हृदय की गति ही रुक जाती है। दोस्तों देखते ही देखते सुरेश की जो राह का कांटा था महेश, वह भी निकल चुका था। दोस्तों यह सब घटनाएं करीब करीब 20 दिन बाद ही हुई थी, यानी कि 40 दिनों के अंदर उस घर में से 3-3 अर्थियां उठ चुकी थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो सुरेश है और उसकी प्रेमिका रश्मि बड़े ही खुले विचार से बड़े ही खुले आसमान में घूमने लगती है, टहलने लगती है, और बस उसके हाव भाव को देखकर राम सेवक की पत्नी अनीता, जिनके दिमाग में बहुत सारी बात ऐसी आ रही होती हैं जिनसे वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एक दिन जब सुरेश के घर में पुलिस आती है और वह पुलिस आती है अनीता के बुलाने से, और अनीता जो कि राम सेवक की पत्नी है, वो अब बहुत सारी बातें पुलिस को बताती है और पुलिस से कहती है कि ज़रूर मेरे जो इस घर में से जो 3 व्यक्तियों की लाश उठी हैं उनमें हो ना हो यहाँ पर जो ब्याह कर आई है रश्मि और उसका जो जेठ है सुरेश के दिमाग में कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। दोस्तों पुलिस अब उन दोनों को पूछताछ के लिए ले जाती है पुलिस थाने। अब सुरेश तो बयान देता है कुछ और रश्मि बयान देती है कुछ और, यानी कि दोनों के बयानों में बहुत सारा बदलाव होता है, और इसी बदलाव को भांपते हुए पुलिस अब सुरेश के ऊपर 3rd डिग्री चार्ज करती है। दोस्तों पुलिस की इस
बढ़िया तरह की पूछताछ में 3rd डिग्री में सुरेश जो कि टूट जाता है बहुत ही ज़्यादा, और वह सारी सच्चाई बयान कर देता है कि किस प्रकार रश्मि ने उसको वो पुड़ियाँ ला कर दी और वह रश्मि के प्यार में उन पुड़ियों को अपने भाइयों अपने पिता को पिलाता रहा, जिसकी वजह से उन लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, जब पुलिस ने रश्मि से यह बात पूछी तो रश्मि ने भी कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपने प्यार सुरेश को पाने के लिए यह सब किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सुरेश और रश्मि को अपना अपना प्यार मिल पाएगा इस तरीके से? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस अब अदालत में पेश करने के बाद उनको ले जाती है जेल। अब जेल में दोनों आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं और अब एक दूसरे को देख तक नहीं पाएंगे। यानी कि लोगों में हवस की आग इस प्रकार से फैली पड़ी है कि वो लोग अभी भी इस बात पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं कि बस वो जुर्म कर दें और कोई सबूत ना छोड़ें, बस वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भगवान का न्याय सबसे पहले आता है, और जब वो न्याय करते हैं तो कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, उसको एक ना एक दिन कानून के हाथों चढ़ना ही पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।